हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। आज से हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो एडिटोरिया से करेंगे, जिसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे एक एक करके। आज हमारा ये पहला होगा। और जैसे हम लोग ये देख लेंगे एडिटोरिया का, फिर कोशिश करेंगे कोई अन्य पब्लिकेशन का भी करने का। तो चलिए, ये कंटिन्यू रहेगा बिहार दरोगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, बिहार दरोगा पीटी और मेंस का। तो हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सही है। दूसरा कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, नहीं, ये नगरीय सभ्यता थी। तीसरा कह रहा सी नंबर ऑप्शन, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े को नहीं पालते थे, बल्कि वो पाला करते थे भेड़, बकरी, भैंस, ये सबको पाला करता था। और यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे? नहीं, केवल चावल की खेती नहीं करते थे, और भी थे, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सब क्या करता था। 2 नंबर क्वेश्चन देखें, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। तो जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, तो उसमें क्या क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जो सम्यक दर्शन था ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न कहा जाता है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो ये कहा जाता था क्या? पल्ली छन्नम। आगे देखते हैं 4 नंबर, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें क्या कहा गया? इसमें जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी काफ़ी डिटेल्स में जानकारी मिला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो पहला मुद्रा जो रुपया है, किसके शासनकाल में हुआ है मुद्रित? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। और उस समय जो इसका वजन था पहला रुपया का, ये 178 ग्रेन, 178 ग्रेन इसका वजन रहा करता था। आगे देखते हैं। और ये क्या चीज़ का था? ये चांदी का हुआ करता था सिक्का, याद रखिएगा, ये चांदी का रुपया हुआ करता था, शेरशाह सूरी के द्वारा जो चलाया गया था। निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था किसके समय में? ये औरंगजेब के समय में हुआ था। इसका अगर डिटेल्स में बात करें तो 1656 ईस्वी में शाहजहाँ के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्येक संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश समाज में जो अवध का विलय कर लिया गया था, कब किया गया था? 1856 में। क्या कुशासन का आरोप लगा के कर लिया था डलहौजी ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था।
किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा था ये? 1944 में कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया था राष्ट्रपिता। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी तो कब हुआ था? ये हुआ था 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा। और महादेव गोविंद रानाडे, ये क्या है, 1867 में। तो ये हुआ था प्रार्थना समाज। 1867 में हुआ था प्रार्थना समाज का स्थापना। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुगर, एमजी रानाडे। और 1870 में तो ये तो नहीं पता इसमें क्या हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अटला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था इब्राहिम शाह शार्की के द्वारा। अटला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1408 में हुआ था शार्की शासक इब्राहिम शाह द्वारा। अटला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा निर्मित अटला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग हुआ करता था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो समानता कौन कौन सा समानता देता है अभी? तो ये देता है अवसर और नहीं, प्रतिष्ठा और अवसर का समानता देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और कितने प्रकार के न्याय है? तो न्याय है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? तो ये 5 प्रकार, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये किसके द्वारा? ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। कब? 1976 में ऐड किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 244 के तहत ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। तो इसका ये हो गया आंसर। 18 नंबर देखते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये जो संशोधन था 91वां संविधान संशोधन था 2003 में जो हुआ था। तो इसके अनुसार क्या था? तो भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र या राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गया था। 15% रहेगा उसके सदन, जो निम्न सदन होता है। निम्न सदन क्या होगा? जैसे वहाँ हो गया केंद्र में हो गया लोकसभा, और यहाँ पे हो गया जैसे राज्य में हो गया विधानसभा। तो विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके टोटल 15% ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नीति आयोग नहीं है, बाकी सब संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग क्या एक थिंक टैंक है जिसको क्या किया गया था 1 जनवरी 1915 को स्थापना किया गया था। 1915 का थे 2015 को। आगे देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो उप सभापति जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और सभापति कौन थे? तो पदेन जो वायसराय थे वही थे सभापति अर्थात अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी बोला जाएगा तो ये जवाहरलाल नेहरू होगा।
तो ये जो है आपका 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकार का घोषणा किया था गठन करने का, और 2 सितंबर 1946 को ये क्या हो गया था, ये कार्यभार संभाल लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 241 में है। और 231 में क्या है? तो 231 में है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। 214 में क्या है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 239 में क्या है? तो 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आता है? तो कौन सा मामला आता है? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो एक तो हो गया हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट के लिए हो जाता है आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत। 24 देखते हैं। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशेष क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कंबोडिया इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, तो ये गोल्डन ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हो गया आपका ड्रग्स वगैरह, ये सब का सब पूरा सप्लाई यहाँ पे होता है, बड़े पैमाने, अफीम, चरस, ये सब जो है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, चलिए। लोसूंग त्यौहार कहाँ कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसूंग त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में, और यह भूटिया एवं लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है फसल कटाई के समय में। योनेक्स योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स का क्या आता है? बैडमिंटन आता है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजताल जो झील है यह है हिमाचल प्रदेश में। जैसे सूरजताल हो गया, रेणुका हो गया, नाको हो गया, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर है डी नंबर। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र, यही इकोसिस्टम का सही परिभाषा है। और इसे अगर जाने तो परिस्थिति अर्थात इकोसिस्टम की संकल्पना सर्वप्रथम ए.जी. टांसले ने किया था कब? 1935 में। बस ये याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। परिस्थिति की अर्थात वही होगा इकोसिस्टम, परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत में होना चाहिए? तो ये होना तो चाहिए 33.33%, लेकिन अभी इतना नहीं है फिलहाल। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यांत्रिक मदद हेतु। एपीफाइट्स पौधे वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व क्या करता है? ये प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाला। तो सिमलीपाला कब हुआ था? ये स्थापना वर्ष 1994। ये कहाँ का है? ये ओडिशा का है। सिमलीपाला नेशनल पार्क वगैरह हो गया। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा 2000 में हुआ था, तो ये गलत है।
सिक्किम में कंचनजंगा। नॉकरेक 1988 में सही है, मेघालय में है, मेघालय नॉकरेक। और लास्ट है पन्ना। पन्ना कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में ये करने वाला कौन सा है? ये केरल हाईकोर्ट है। अर्थात क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला, अपना जो जजमेंट है वो क्या वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उस फॉर्म में उसको प्रकाशित किया है। किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? तो स्वास्थ्य ऐप को जो जारी किया गया है ये किया गया तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उसके परिवार के सदस्यों के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया? तो किसके साथ मिलकर किया है? तो ये अमेरिका के साथ मिलकर किया है संगम नौसेना अभ्यास भारत ने। 7वां जो ये संस्करण था अर्थात 7th एडिशन था, ये 7th एडिशन था। और ये अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ था। तो 2022 में गोवा में संपन्न किया गया था। और ये क्या है? ये नौसेना है, नौसेना अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो ये है टोंगा। टोंगा जो देश है ये शामिल हो गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो कौन किया था? तो ये S जयशंकर ने किया था। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन दोस्त, याद रखिएगा ये। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो ये अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। और जबकि भारत का स्थान क्या था? तो भारत फोर्थ स्थान पर रहा था। आगे देखते हैं 40 नंबर। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो अनुमान है 6 से 6.8% तक का रहने का अनुमान है, ग्रोथ रेट। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा? तो दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है ये पहला स्थान है। जो टोटल वर्ल्ड का लगभग कितना 25% दूध का उत्पादन करता है भारत ही। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती खेलती है। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे 43 ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? ये सारा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किस एल्बम को अर्थात किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया? हैरी हाउस को चुना गया है। हाल ही में जो हुआ था 65वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई, जिस एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है हैरी हाउस को दिया गया है। और उनका जो सॉन्ग था क्या था? सॉन्ग ऑफ द ईयर भी कहा जाता है। जस्ट लाइक डैट को दिया गया, उसका सॉन्ग था जस्ट लाइक डैट। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो विक्ट्री सिटी है तो उसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित किया गया था। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था?
क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप ये रहा। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखें, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया कहाँ? ये महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र के लतूर में स्थापित किया गया। यह बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा है जो लगभग 70 फुट ऊंची है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज से उन्हें जाना जाता है। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, इधर राज्य दे दिया और राज्यपाल दे दिया, कौन सा सही नहीं है? तो इसका डी नंबर सही नहीं, बाकी सब सही है। अरुणाचल प्रदेश का हो गए केरी परनाइक, मेघालय के फागू चौहान और झारखंड के सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध खेल से था। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष इंडियन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो होता है, कंपटीशनेस आयोग जो है, ICI बोला जाता है। एक बार देख लीजिएगा इसे, मेरे हिसाब से वही होता है IC, हाँ आयोग हो गया, कमीशन हो गया ICC। हाँ, तो इसका जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है संगीता वर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन ये किया गया, भोपाल में किया गया। और यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वां धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। और यह 3 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें लगभग 15 से भी अधिक देशों के जो प्रतिनिधि थे ये शामिल हुए थे। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाएगी? तो ये 200वां मतलब 200 सेंचुरी मनाया गया था, ये जयंती मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वीं जयंती का आयोजन किया था। और इनके द्वारा जो हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। तो 53 देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुबली में किया गया है, किसके द्वारा? तो आप लोग जानते ही होंगे किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसका लंबाई कितना है? लगभग 1.5 किलोमीटर है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति हैं वो बने हैं रामचंद्र पेडोल। हाल ही में किस राज्य में आयोसांग उत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से 2022 का जो ये मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, अप्पा साहब, एक मिनट, अप्पा साहेब धर्माधिकारी है, वो दिख नहीं रहा था, अप्पा साहब धर्माधिकारी को मिला है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है सुरेखा यादव। ये जो है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव। और ये सोलापुर से जो मुंबई में है वहाँ से ट्रेन चलाई है। रबी फसल की बुआई की जाती, तो रबी फसल की बुआई कब किया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर तक कर दिया जाता है। जैसे हो गया क्या क्या हो जाता है रबी में, जैसे हो गया आपका
हो गया, जैसे मान लीजिए ना चावल, चना हो गया, चावल नहीं, चना हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी में आ गया। जूट उत्पादन, 1 मिनट। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? तो ये किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जा रहा, और बिहार में पूर्णिया हो गया। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अधिकतम सीमा किसका लगता है? ये अरुणाचल प्रदेश का लगता है। कितना? तो 520 किलोमीटर लगभग। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होता है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है कौन? सेंटोस, सेंटोस जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है, और सेंटोस को क्या कहता है? ब्राज़ील का ही है, एक कॉफ़ी बंदरगाह है। सेंटोस क्या है? ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। किसके द्वारा ये बना है? जो ये बना प्रवाल द्वारा, प्रबल, जो प्रवाल होता है, प्रवाल भित्ति, उसके द्वारा ये निर्मित है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा जो है ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। दूध गंगा चिनाब की सहायक नदी है तथा यह जम्मू और कश्मीर में प्रभावित होता है, जबकि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। भार की एसआई मात्रक, तो भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का क्या होगा? भार, वेट का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यूटन। और लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये सब पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा यंत्र है? इसे बोलते हैं पेरिस्कोप। याद रखिएगा, ये घटना चक्र का साइंस में भी ये दिया गया, जितना भी है ये सब यंत्र के बारे में दिया गया। हम लोग घटना चक्र भी डिस्कस कर वो देख रहे हैं, तो आप लोग अगर घटना चक्र देखना चाहेंगे तो हमारे प्ले लिस्ट में देख लीजिए। अभी फ़िलहाल तो मैं पॉलिटी का डाला हूँ, अपलोड किया उसमें। अब है मैं हिस्ट्री का भी डालूँगा, फिर देखते हैं साइंस का भी आगे करेंगे। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ये इसका ये हो जाएगा, ये उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? M1 M2 जो हो जाता है, फिर एक जी हो जाता, फिर हो गया आपका आर का स्क्वायर लग जाता है। जैसे ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और कार्यभार करते हैं क्या? तो विपरीत दिशा में करते हैं। उत्क्षेप बल और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पे कार्य करता है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं होगा? तो तरंग का विशेषता क्या नहीं होगा? तो ये माध्यम विशेषता नहीं होगा, क्योंकि तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की विशेषताएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन होगा? तो दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन क्या है? जरूर है। ये सब तो नहीं होगा ना, सुस्वर का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब नहीं है।
तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, दूध का दही में परिवर्तन होना। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो ये डाल्टन ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो इनमें से क्या है? ये गैलियम, गैलियम ये सामान्य क्या होता है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और ये क्या होता है? मुलायम होता है और चांदी जैसा सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इनमें से बोला कौन सा नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? निम्न में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं? तो ये जो आपका होगा ये नहीं होगा किसी का, क्योंकि धातु बोल रहा ना, तो ये तो गैस हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा। बाकी जो ये हो गया लिथियम का हो गया, ये हो गया आपका सोडियम का, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। 8 तो 10 एक 13 L13 और 8 है गैस है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? किसे माना जाएगा? तो ये माना जाएगा परमाणु क्रमांक को, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता मान सकते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीकरण, अपकरण, ये सब होगा। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉनों में कमी। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरण कहा जाता है। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो किस संघ से संबंधित है जोंक? एक मिनट, हम लोग कहाँ आ गए? कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट क्वेश्चन हम लोग 78 देखेंगे ना, 78। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। तो ये क्या होता है? वो मतलब उधर वो क्या उसको, या तो ना तो वो एसिड होगा ना ही बेस होगा। pH अगर नहीं 0 बोल रहा ना, 0 बोला, 7 होता तब ना pH मान क्या होता है? 7 से कम रहने पे क्या हो जाता है? बेसिक होता है। इधर यानी कम होगा तो आपका ये हो जाएगा एसिड, और इधर हो जाएगा तो बेसिक। इधर अम्ल हो जाता है और इधर क्षारीय हो जाता है। तो अगर मान इसका 0 है तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या होगा? क्षारीय या अम्लीय होगा, एसिटिक होगा। तो सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस, तो इसका पहला ही हो जाएगा। तो pH होता है ना, स्केल बना होता है 7, तो इसका उदासीन होता है। उदासीन विलयन का ना ही क्षारीय होता है ना ही क्या होता है, वो अम्लीय होता है। जलीय विलयन में से किस अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार में क्या होता है? जल में OH होता है, आयन निर्मित करता है। सही बात है। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या, जैसे HCl वो अगर देखा जाती है किस में टूटेगा? Cl होगा, माइनस प्लस H हो जाएगा, और NaOH होगा तो इसमें Na प्लस और OH माइनस। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो उसका क्या नाम है? हीलियम। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो अधातुओं का उपयोग किसमें होता है? ये खाद में किया जाता है। अधातुओं का व्यापक उपयोग होता है, जैसे उर्वरक में पौधे के रूप में होता है। ये सब खाद में पौधे के क्या होता है? वृद्धि के रूप में होता है उर्वरक का। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी का अध्ययन ये संबंधित है रक्त से। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, जबकि
डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन से है। और वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन से है। और टिश्यू कल्चर क्या है? कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की जो प्रक्रिया उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो हमारे जो शरीर में है वो वसा कौन संचायक ऊतक है? तो है एडिपोज। एडिपोज जो ऊतक है यही वसा संचायक ऊतक है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। और वसा ऊतक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एडी लोअर होता है और एडिपोज ऊतक होता है। आगे देखते हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे विभेदन कहा जाता है। इसको अगर हम लोग देखें तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार, क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। और लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व होता है। जो पादपों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादपों में कार्बन सबसे अधिक मात्रा में होता है, जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो ये मेंडल के द्वारा किया जाता है, ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 89। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो यह संबंधित है एनिलिडा से संबंधित है। जोंक एनिलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह ब्रह परजीवी होता है। ब्रह परजीवी होता है जो इसका शरीर क्या होता है? लंबा, चपटा एवं खंडों में विभाजित होता है। निम्नलिखित में से होमोडोंट, जो होमोडोंट दांत पाया जाता है, होमोडोंट दांत पाया जाता है किस में? मानव में या मछली में? तो ये मछली में पाया जाता है। और होमोडोंट क्या होता है? जैसे मछली में होमोडोंट तथा एक्रोडोट जो समान आकार के होते हैं दांतों में पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों में क्या होता है? दांत थिकोडोंट और हेट्रोडोंट और ज़्यादातर डाइफोडोंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आप लोग जानते होंगे, HCl। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित नहीं है कौन सा रोग? तो ये टीबी, जिसको तपेदिक बोलते हैं। हाँ, तपेदिक जीवाणु रहित रोग है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वार ये सब क्या होता है? ये विषाणु जनित रोग होता है, वायरस से रिलेटेड होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था PC महालनोबिस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब होगा यहाँ से मैथ का क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको इसका एक एक आंसर बता देता है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करके अपना आंसर को मिला लीजिए। और इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आंसर की के साथ, तो आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना क्वेश्चन फिर से मिला सकते हैं। तो 96 का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा 2:3, तो ऑप्शन ये। 97 का हो जाएगा
15 मिनट। और 98 का है 4, ऑप्शन डी। और 99 का है ए 18,400। और 100 का हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट होता हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा स्लो बना है, नेक्स्ट टाइम जो इसका हम लोग जब करेंगे इसका सेकेंड प्रैक्टिस सेट कोशिश करेंगे थोड़ा और स्पीड में करने का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।